हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 41 जो आपकी 7 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 नाम इसके दिए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं, ये हमारा लास्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, you told me that forces always exist in pairs that work in opposite directions on two different objects, but why it is so? हमने पीछे की वर्कशीट में पढ़ा कि फोर्सेस जो भी लगते हैं एक पेयर के अंदर लगते हैं। जब भी आप बल का उपयोग करोगे तो वो एक जोड़े में लगता है। एक इधर लग रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत दिशा के अंदर उतना ही लगेगा। इधर 100 न्यूटन लग रहा है तो दूसरी दिशा में भी 100 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को चलाने के लिए उस बल को असंतुलित करना होता है। हमने इनर्शिया पढ़ा था ना, तो कोई चलती हुई चीज है अगर आप उसको रोकोगे तो वो अपने आप फोर्स लगाएगी कि मैं नहीं रुकना चाहती, मुझे चलना है। और वो रुकेगी कब? जब आप उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे। और कोई चीज रुकी हुई है उसको आपने चलाना है तो भी इनर्शिया आएगा वहां पे। ठीक है, सो जिज्ञासा क्या बोलते हैं, देखिए ज्ञान, इट इज ट्रू दैट फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेज हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बोथ अपोज ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डेंस विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है? देखो कि तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस हैं वो हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रूव होता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब एक चीज दूसरी चीज पे फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहली वाली चीज के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एक्शन एंड सेकेंड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। जो पहला दूसरी के ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज एक्शन, और दूसरा उसके जवाब में दूसरी के ऊपर पहली के ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज रिएक्शन। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इसको हम शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, when there is a action there will be equal and opposite reaction। ठीक है, सो या आप इसको बोल सकते हो, फॉर एवरी एक्शन there will be an equal and opposite reaction। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। आप नॉर्मल लाइफ के अंदर भी कर सकते हो, जैसा आपको काम करोगे ना वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा पढ़ोगे तो कम मतलब ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ोगे तो कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये भी जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको रिएक्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लॉ की कुछ एग्जांपल्स की। तो पहली एग्जांपल है कि जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल जो है वो आगे चली जाती है, पर आपका पैर भी उसके साथ टच होता है, तो कई बार आपको इंजरी भी हो सकती है या पेन भी आपको फील होता है। ठीक है, हर्ट हो सकता है, मतलब दर्द हो सकता है। अब थर्ड लॉ को हम ना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं। आपने 2 मेजरिंग जो बैलेंस होते हैं ना, स्प्रिंग बैलेंस, वो लेने हैं। दोनों के जो एक का नीचे वाला हिस्सा और दूसरे का, ए का नीचे वाला हिस्सा और बी का ऊपर वाला हिस्सा आपस में जोड़ देना है। या आप क्या करोगे, दोनों के नीचे वाले हिस्से आपस में जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे ना तब आपने क्या करना है, बी वाले को खींचना है। जब आप बी वाले को खींचोगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग्स नोट करने को मिलेगी। वो रीडिंग्स क्या होंगी? वो फोर्स की रीडिंग होंगी कि कितना फोर्स आपने लगाया उसके ऊपर। ठीक है, अब वो फोर्स आएगी तो रीडिंग उतना ही फोर्स, जितना देखो इधर दिख रहा है उतना ही आपको इधर दिख रहा है, पर दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद में सम ऑफ यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर क्या है? पहली तो बात है कि गेट हार्म्ड व्हेन अ प्लेयर कोलाइड विद ईच अदर इन द गेम। क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ भी टकरा जाते हैं, जाते जाते आप किसी के साथ टकरा जाते हो तो आपको हर्ट होता है ना, कई बार चोट लग जाती है, या दीवार के साथ टकरा जाते हो तो भी चोट लग जाती है। ठीक है, तो जितना जोर से आप टकराओगे, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, 2 कार टकराते हैं तो दोनों टूट फूट जाती हैं। ठीक है, तो जितनी जोर से टकराएंगे उतना ज्यादा नुकसान, उतना ज्यादा हार्म जो है वो देखने को मिलता है। कैन बी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ। एक पाथ पे चलने के लिए हम जब चलते हैं, चाहे कोई जानवर है, चाहे हम हैं, ह्यूमन है, चाहे एनिमल्स हैं, जब वो चलते हैं उसके पीछे भी न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो काम करता है। कैसे काम करता है कि जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन। और वही ग्राउंड हमें आगे की तरफ जो है वो पुश करेगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कारण क्या होती है, एक अपवर्ड फोर्स आता है जो हमें आगे की तरफ धकेलता है और उसी के कारण हम आगे की तरफ चलते जाते हैं। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। जब भी क्या होता है
कोई भी गन है उसमें से बुलेट को फायर किया जाता है, गोली को ऐसे दागा जाता है, गोली को शूट किया जाता है, तब क्या होता है वो पीछे की तरफ आती है एकदम से। जितनी स्पीड से, जितने फोर्स से, जितने मोमेंटम से वो गोली निकली है उतना ही पीछे की ओर झटका लगता है जो गोली चला रहा है उसके हाथ को या उसके कंधे को, ठीक है। मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। अब जब रॉकेट है वो मूव करता है तो वो क्या करता है, जितना उसको ऊपर भेजना होगा ना, जितना वो स्पीड से ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे धक्का लगा के जाएगा, ठीक है। अब है बोट मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप कभी बोटिंग आपने की होगी, कोई पार्क वगैरह में जाते हो, जब भी बोट से उतरते हो और इस पाथ के ऊपर जब आप चढ़ते हो तो क्या होता है, आप बोट को बैकवर्ड पुश करते हो और वो बैकवर्ड जो आप बोट को पुश कर रहे हो तो बोट आपको फॉरवर्ड पुश करती है और आप उस पाथ के ऊपर आ जाते हो बोट को छोड़ के, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय द ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट। ये तो आपने बहुत किया होगा। ट्रैम्पोलिन जब क्या होता है, एक ऐसे नेट सा लगा होता है, उसके ऊपर जैसे ही आप छलांग लगाते हो, जितनी जोर से आप छलांग लगाओगे उतना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाके वापस नीचे आओगे उससे फिर उतना ही आप जो है वो ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट ऑन द वॉल। जब आप एक गेंद को एक दीवार के ऊपर मारते हो खींच के ऐसे, ठीक है, स्ट्राइक करवाते हो, तो तब क्या होता है, जितनी आप फोर्स से, जितने बल से उसको स्ट्राइक कराओगे उतने ही बल से, उतनी ही स्पीड से, उतने ही फोर्स के साथ वो आपकी तरफ वापस आती है, ठीक है। यानी कि एक्शन के ऑपोजिट आपको उतना ही रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थी बेटा वर्कशीट की बात कि वर्कशीट के अंदर क्या मटेरियल दिया था, थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ से रिलेटेड हमें नीचे कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। तो समझने पे ध्यान देना है, लिखने पे बाद में भी लिख लेना, क्योंकि ये यहीं पे रहने वाला है, आज भी, कल भी, परसों भी, सरसों भी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को, इनके सॉल्यूशंस को। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा लॉ ही बताना है, हमने किया था वर्कशीट में। तो अभी देखिए, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, बल लगाती है, फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। फर्स्ट बॉडी को भी पहले वाली दूसरी के ऊपर फोर्स लगाएगी ना, तो पहले वाले को भी कुछ फोर्स देखने को मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल जितना पहली ने दूसरी पे लगाया है, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी जिसके अंदर उसने लगाया। अब क्या होता है, दीवार है, बताया था मैंने, दीवार के ऊपर ऐसे बॉल को मारो, बॉल दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन के अंदर और दीवार इसको वापस भेजेगी इस डायरेक्शन में आपके पास। तो दीवार भी उतना ही फोर्स लगा रही है जितना आपकी बॉल ने दीवार पे लगाया था, बट उल्टे डायरेक्शन में। आपने जब फोर्स लगा के उसको दीवार के ऊपर मारा है, ठीक है, तो वो दीवार की तरफ गई है। जब दीवार उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो वो आपकी तरफ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, शैल वी एबल टू राइट इफ द फोर्स वी अप्लाई ऑन द पेन इज नॉट रिवर्टेड बैक बाय द पेपर, व्हाई। बेटा देखो, अगर आपने लिखना है तो कुछ ना कुछ फोर्स आपका जरूरी होता है। पहली बात तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए होता है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अगर आपका पेपर तो बिल्कुल स्मूथ होगा ना तो आप उस पर कभी भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ये तो बात होती है कि जब हमें फ्रिक्शन का पूछा जाता है, पर इसने बोला है कि अगर जितना फोर्स हमने पेन के ऊपर लगाया है उतना अगर पेज हमारे ऊपर नहीं लगाता है तो क्या हम उसको नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाती है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो जितना फोर्स अगर हमने पेन से पेपर के ऊपर लगाया है उतना ही अगर वो हमें नहीं वापस करेगा, ठीक है, तो फिर हम लिख के जाएंगे कहाँ पे? कहाँ पे लिख के जाएंगे? नहीं लिखा, ठीक है। बहुत ज्यादा ही हम अप्लाई कर देते हैं ना फोर्स, तब वो पेन आर पार निकल जाता है, ठीक है। जब उतना ही रखते हैं जितनी उसकी सहनशीलता होती है। बेटा देखो, आप ये सोचते हो ना कि कोई चीज आपको दे दी, आप जितना मर्जी उसके ऊपर फोर्स लगा दो वो उतना ही आपके ऊपर लगाएगी, बिल्कुल नहीं। आप अपनी गाड़ी के या अपनी वैन्स के शीशे देखना, वहां पे लिखा होता है 50 न्यूटन, यानी कि अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब तक तो वो शीशा नहीं टूटेगा, ठीक है। वो उल्टा आपके ऊपर फोर्स लगाता रहेगा जितना आप उस पर लगाओगे, ठीक है। पर आप 50 से ज्यादा अगर उसके ऊपर फोर्स लगा दोगे तो वो टूट जाएगा। तो यानी कि इस केस में भी वो कट जाता है, आर पार उसके सुराख हो जाता है। जैसे आप दीवार के ऊपर मुक्का मारते हो तो अब दीवार के थोड़ी असर होता है, आपका हाथ ही छिलता है, ठीक है। पर बहुत ज्यादा, अब दीवार तो नहीं फूटी पर आपका हाथ तो छिल गया ना, पर इतना ज्यादा जोर से मुक्का मारो कि वो दीवार सहन ही ना कर सके तो वो टूट जाएगी, वो फिर थोड़ी दोबारा फोर्स लगाएगी आपके ऊपर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डज अ सोल्जर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम इट। उसमें से बुलेट फायर करने से पहले जो सोल्जर होता है, फौजी जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। आपने एक मुहावरा सुना होगा हिंदी का, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना।
वो क्यों बोलते हैं कंधे पे बंदूक रखना, सीधा क्यों नहीं कहते भी हाथ में लेके चला लो। या आपने देखा होगा जो डिटेक्टिव वगैरह वाले शो आते हैं तो वो रिवॉल्वर से जब चलाते हैं तो नीचे दूसरा हाथ लगाते हैं, वो किस लिए होता है देखो, व्हेन द गन इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर द टोटल मास टू बी मूव्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ फायरिंग इंक्रीजेस। अब आपका भार भी और गन का भार दोनों का मैच हो गया, ठीक है, दोनों का भार जुड़ गया, गन का भार भी आप पे है और आपकी बॉडी का भी भार है, तो आप भारी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ी दूर जाएगी ना, उसको धक्का कम लगेगा। अब हल्की चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो, एक छोटा सा पत्थर पड़ा है उसको आपने पैर से मारना है तो वो तो दूर जाएगा, एक पूरा हिमालय ही खड़ा है आगे उसके मारोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं ना, ठीक है, अपना पैर ही तोड़ के आओगे। तो वही चीज होती है कि यहाँ पे जो मास होता है ना वो क्या हो जाता है, गन का मास प्लस सोल्जर का मास दोनों ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों ऐड हो गए ना, द चांसेस ऑफ इंजरी ऑफ द शोल्डर टू शोल्डर डिक्रीजेस। अब क्या होता है कि अगर आप एकदम से चलाते हैं ना हाथ में पकड़ के तो आपके हाथ का मास और गन का मास होता है वो थोड़ा होता है, बट एक इंसान है नॉर्मल, अगर वो सैनिक है तो कम से कम 60 किलो 65 किलो 70-80 किलो इसके लगभग तो होगा ही ना, तो वो भार जो होता है वो डबल हो जाता है, गन का भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो जब बंदूक एकदम से चलाते हैं ना तो जो पीछे की तरफ झटका लगता है जिसको रिकॉयल बोलते हैं हम, वो डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल डिक्रीज हो जाती है, जितनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी उतना झटका कम लगेगा। एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा देती हूँ कैसे, कि जब भी आपके ये वाला है, तो जब भी आपका कोई आपको थप्पड़ लगाता है या कोई किसी को भी थप्पड़ पड़ता है तो जितना हाथ ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा ना, जितना ज़्यादा हाथ ज़्यादा स्पीड से आएगा उतना जोर का तमाचा पड़ेगा, जितना धीरे से आएगा उतना प्यार से तमाचा पड़ेगा, तो वो फोर्स कम होगी ना, गाल लाल कम हो रहा है ना, तो इंजरी कम हो रही है। अदरवाइज अगर जोर से आएगा तो हिला देगा आपको एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद में राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। बहुत ही आसान है बेटा। पहला एक हॉर्स जो कार्ट को पुल करता है, घोड़ा गाड़ी देखी है ना, तो वो कार्ट को जो पुल करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ए पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड, हम जो चलते हैं ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हैमर पुशेज अ नेल, हैमर जो पुश करता है नेल को, दैट इज ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैग्नेट अट्रैक्ट्स पेपर क्लिप, पेपर क्लिप्स को जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज, अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा जो हम जमीन पे चलते हैं ना, वो सारा जो काम होता है ना वो किसका होता है, न्यूटन के तीसरे लॉ का। कैसे, वाइल वॉकिंग ए पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो हमारा हो गया एक्शन। बाय हिज फीट, अपने पैरों से। द ग्राउंड पुशेस द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो हमें क्या कर रहा है, उतनी ही स्पीड से जितना फोर्स हम इसके ऊपर उसको पीछे धकेलने में लगा रहे हैं वो उतना ही हमें आगे धकेलने में लगाता है, जिसको हम बोलते हैं इक्वल फोर्स यानी कि रिएक्शन। द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेक्स द पर्सन मूव फॉरवर्ड, और जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वो एक पर्सन को मूव कराता है। ऐसे अब हम ऐसे रिपीट करते करते कुछ स्टेप्स के अंदर इंसान जो है वो चलने लग जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये रहे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, लो 3 भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 दिख रहे हैं, ठीक है। होगी वर्कशीट यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है बेटा, और जल्दी से इसको फटाफट से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जो आपको करना है वो कीजिए, टीवी देखना है, खेलना है, कूदना है, जो भी कीजिए, पर वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है।